यस। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो डिस्कशन करी थी वो रेजोनेंस की बात करी थी। रेजोनेंस में पॉजिटिव रेजोनेंस के बारे में मैंने आपको बताया था, एग्जांपल्स कराए थे। दो एग्जांपल्स हमने डिस्कस करे थे पॉजिटिव रेजोनेंस के, एक फिनॉल की बात करी थी, एक क्लोरोबेंजीन की बात करी थी। एक एग्जांपल मैं फिर से बता रहा हूँ पॉजिटिव रेजोनेंस का ही, फिर आऊंगा नेगेटिव रेजोनेंस पे, फिर नेगेटिव रेजोनेंस की डिस्कशन करेंगे। स्टार्टिंग ऑफ विद दैट मैं बताने चाह रहा हूँ आपको एनिलीन। ध्यान से इधर देखोगे, एनिलीन होता क्या है बेटा? दिस इज एनिलीन, दिस वी कॉल इट टू बी एनिलीन। इसको हम क्या नाम देते हैं? एनिलीन का नाम देते हैं। ठीक है। होता क्या था पॉजिटिव रेजोनेंस के केस में बेटा, जो भी चीज बेंजीन पे अटैच्ड होती है वो अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग पे डोनेट करती है, बिकॉज दैट group is basically a electron donating group which is being attached on the benzene ring in the case of the positive resonance. Positive resonance के केस में हर समय इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट होता है एट द टॉप। सो क्या होगा? this lone pair comes over here, forms a negative double bond, and double bond comes outside, forms a negative charge. double bond बाहर आती है, नेगेटिव चार्ज फॉर्म करेगी। क्या हो जाएगा बेटा उससे? इट वुड बी अ केस लाइक दिस, डबल बॉन्ड NH2। बेटा जहां से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उस पे पॉजिटिव चार्ज आता है, और जहां पे इलेक्ट्रॉन जाते हैं उस पे नेगेटिव चार्ज आता है। तो नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकले थे तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, और कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डोनेट हुए तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज एक्वायर हो गया। नाउ फिर से वही सेम प्रोसेस आगे प्रोसीड होगा। दिस नेगेटिव चार्ज फॉर्म्स अ डबल बॉन्ड, दिस डबल बॉन्ड कम्स आउटसाइड, फॉर्म्स अ नेगेटिव चार्ज अगेन। क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड NH2 having a positive charge over to it. Then again नेगेटिव चार्ज से डबल बॉन्ड बाहर आके वापसी से नेगेटिव चार्ज। Finally at the last this negative charge will form a double bond again, and double bond वापसी ऊपर जाएगा। पहले ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, अगर बॉन्ड ऊपर गई तो नेगेटिव चार्ज ऊपर गया, नेगेटिव एंड पॉजिटिव वुड बी न्यूट्रलाइज्ड एंड वी वुड नॉट बी हैविंग एनी चार्ज ओवर टू इट। सो इट वुड बी लाइक दिस। And an equivalent structure of it would be बेटा जहां पर भी डबल बॉन्ड परमानेंट नहीं होती है, कभी नहीं है, कभी नहीं है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर का काम यूज करते हैं। तो बेंजीन की कोई भी ऐसी पोजीशन नहीं है जहां पे डबल बॉन्ड परमानेंट हो। एवरीवेयर देयर वाज अ at some time there is a double bond, at some time there was no double bond, एंड चार्जेस भी ऐसे ही होते हैं। अगर कहीं किसी भी पोजीशन पे हर कैनोनिकल फॉर्म में, ये सारी कैनोनिकल फॉर्म्स है, हर किसी पोजीशन पे अगर आप चेक करोगे तो कोई भी ऐसी आपको पोजीशन नहीं मिलेगी कार्बन एटम की जहां पर पॉजिटिव चार्ज या जहां पर नेगेटिव चार्ज परमानेंटली अवेलेबल हो। इधर कोई चार्ज नहीं है बेंजीन रिंग पे, यहाँ पे आ गया इस पोजीशन पे, फिर इधर नहीं है, इधर नहीं है, इधर नहीं है। दैट्स व्हाई वी हैव टेकन इट टू बी डेल्टा। डेल्टा मतलब 1 से छोटा। आप इन दोनों पोजीशंस को चेक करो, दिस एंड दिस पोजीशन, किसी भी स्ट्रक्चर में देख लो कोई चार्ज नहीं दिखेगा आपको। दैट्स व्हाई आई हैवंट पुट एनी चार्ज ओवर हियर। यहां पे आओ, इस पोजीशन पे ये रहा, सो हमने क्या चार्ज यूज कर दिया? डेल्टा नेगेटिव। इधर आओ, इस पोजीशन पे ये रहा, तो हमने क्या चार्ज यूज कर दिया? अगेन डेल्टा नेगेटिव। और सिमिलरली द केस ऑन नाइट्रोजन, कोई चार्ज नहीं, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, फिर कोई चार्ज नहीं।
That's why I have taken it to be delta positive. Clear है बात? So this is the resonance in aniline. Aniline में ये resonance था and this is a positive resonance case. ठीक है, दो एग्जाम्पल्स मैंने पहले भी कराए थे, फिनॉल और क्लोरोबेंजीन का. दिस इज द थर्ड एग्जाम्पल ऑफ दैट पॉजिटिव रेजोनेंस ओनली. ठीक है, जिसने कर रखा है वेरी गुड, जिसने नहीं किया वो कर सकते हो. नाउ कम्स द केस ऑफ द नेगेटिव रेजोनेंस. which is in the case of nitrobenzene, benzaldehyde, and benzoic acid. All three are the examples of नेगेटिव रेजोनेंस. नेगेटिव रेजोनेंस किस में होता है बेटा? जहां पर भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड होंगे, ऐसा ग्रुप जो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेगा. wherever there are electron withdrawing groups being attached, over there the negative resonance comes into existence. देखो, so I am having with, let's say, NO2. ये है NO2. This is NO2 beta. Benzene with NO2 is given the name of nitrobenzene. NO2 का स्ट्रक्चर कैसा होता है? N with double bond O and a coordinate bond O. अब यहाँ पे NO2 ग्रुप जो है बेटा वो क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है. इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा? बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेगा, विड्रॉ करेगा. सो व्हाट वुड हैपन ओवर हियर? यहाँ पे इधर this double bond will go on oxygen creating a negative charge. This double bond comes from here to here, forms a double bond again. क्या बन गया? किसी को इसमें प्रॉब्लम है सर? किया क्या आपने तो बोलो, फिर से एक्सप्लेन करूंगा मैं. क्या काम हुआ यहाँ पे? किसी को भी कोई दिक्कत हो? बेटा जहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आता है और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं वहाँ पे नेगेटिव चार्ज आता है. एवरी टाइम यू शुड रिमेंबर दिस थिंग. अब क्या होगा? दिस डबल बॉन्ड विल शिफ्ट फ्रॉम हेयर टू हेयर. सो बेटा यहां से इलेक्ट्रॉन निकले तो पॉजिटिव चार्ज वुड कम ओवर हियर. क्या आ गया? और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गए थे तो नेगेटिव चार्ज आया, नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रलाइज हो गया. सिमिलरली व्हाट वुड हैपन ओवर हियर? दिस डबल बॉन्ड विल शिफ्ट फ्रॉम हियर टू हियर. क्या हो जाएगा? Next, this double bond will shift from here to here and negative charge would come down, forms a double bond again. ये बन गया बेटा. If we make a equivalent structure of this, what would happen? बेंजीन की किसी भी पोजीशन पे परमानेंट डबल बॉन्ड नहीं है बेटा, तो पार्शियल डबल बॉन्ड. एवरीवेयर देयर इज अ पार्शियल डबल बॉन्ड. डॉटेड लाइन.
over here as well, here as well. Now charge ऑक्सीजन पे देखो, सब में नेगेटिव चार्ज नहीं है, कभी है कभी नहीं है, सो आई वुड पुट अ डेल्टा नेगेटिव। दोनों ऑर्थो पोजीशंस पे देखो, इन दोनों ऑर्थो पोजीशंस पे, यहाँ पे है यहाँ पे भी है, तो मतलब कभी है कभी नहीं है ऑन बोथ द ऑर्थो पोजीशंस। डेल्टा प्लस। कम ओवर टू द केस ऑफ पैरा पोजीशन। यस, एक पोजीशन में है तो, बट मेटा पोजीशन चेक कर लो किसी में भी, इन दोनों में देखो, इन दोनों में देखो, इन दोनों में देखो, इन दोनों में देखो, यहाँ पे देखो, कहीं पर भी मेटा पे चार्ज नहीं है, तो मैं अपने इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर में भी मेटा पे कोई चार्ज नहीं लगाने वाला। गॉट इट? पक्का? So this is the final equivalent structure for nitrobenzene, and this is the resonance in nitrobenzene, that is a negative resonance. So आपके सामने अब पॉजिटिव नेगेटिव है, मैंने पॉजिटिव को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में किया है, नेगेटिव को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में किया है, बट दैट इज नॉट एनी रूल, आपकी मर्जी है कैसे भी करो, बट मेक इट अ रूल फॉर योर सेल्फ, क्योंकि अदरवाइज यू वुड गेट कंफ्यूज्ड। पॉजिटिव कभी भी करो तो क्लॉकवाइज चलो, नेगेटिव करो तो एंटी क्लॉकवाइज चलो, मेक इट अ रूल फॉर योर सेल्फ। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, मगर अपने लिए बना लो इसको रूल। गॉट इट? पक्का? नोट इट डाउन फास्ट। और इसके बाद फिर आप एक एग्जांपल करोगे बेंजाल्डिहाइड का, मैं यहाँ पे बेंजाल्डिहाइड बना के दिखा रहा हूँ, करोगे आप लोग, मैं नहीं करूंगा। दिस इज बेंजाल्डिहाइड, एग्जैक्टली आइडेंटिकल काम करना है जो मैंने वहां पे करके दिखाया, ये सारा का सारा, बस ऊपर का ग्रुप चेंज हो गया है, NO2 की जगह COOH आ गया, COH आ गया, C डबल बॉन्ड O एंड सिंगल बॉन्ड H, और कोई डिफरेंस नहीं है। We can note it down the nitrobenzene part and we can start with the benzaldehyde part fast. हाँ जी बेटा, कर लिया बेंजाल्डिहाइड? बताने की जरूरत है? एग्जैक्टली आइडेंटिकल चलेगा, बिल्कुल जो ऊपर किया हुआ मैंने नाइट्रोबेंजीन, सेम वे में बेंजाल्डिहाइड होगा। करके दिखाना है या हो गया क्लियर? इसी में ही एक और आता है बेटा बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड में बस डिफरेंस क्या आ जाएगा, इस H की जगह OH हो जाएगा, सब चीज सेम रहनी है, दैट इज H की जगह यू वुड गेट एन OH ओवर देयर, सो दैट इज अ बेंजोइक एसिड। क्लियर? सो रेजोनेंस आपके सामने है, पॉजिटिव रेजोनेंस नेगेटिव रेजोनेंस दोनों रेजोनेंस आपके सामने है। कुछ डाउट है, कुछ पूछना है, पूछ लो, बिकॉज रेजोनेंस का क्वेश्चन इज शॉर्ट क्वेश्चन दैट टीचर्स गिव इन द एग्जाम, शॉर्ट वाला। चले आगे? पक्का? ठीक है। नाउ कम्स द केस ऑफ थर्ड वन, दैट इज थर्ड इफेक्ट। दो इफेक्ट्स हम पहले ही पढ़ चुके हैं, अब थर्ड इफेक्ट आता है हम लोगों के पास, दैट थर्ड इफेक्ट इज द इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इट्स अ टेम्परेरी इफेक्ट। टेम्परेरी इफेक्ट क्यों है बेटा? क्योंकि दिस पर्टिकुलर इफेक्ट टेक्स प्लेस ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ एन अटैकिंग रिएजेंट। अगर अटैकिंग रिएजेंट होएगा तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट वुड टेक प्लेस, अगर अटैकिंग रिएजेंट नहीं होगा तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट वुड नॉट टेक प्लेस। इट इज अ मल्टीपल बॉन्ड डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। मल्टीपल बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को डिस्प्लेस करने का इफेक्ट होता है, which takes place in the presence of an attacking reagent. If attacking reagent would be there, then the effect would take place. अगर attacking reagent नहीं होएगा तो effect take place नहीं करेगा. It would only and only take place in the presence of an attacking
reagent. That's why we call it to be a temporary effect, क्योंकि तब तक होगा जब तक attacking reagent है. Attacking reagent जैसे ही हटा दोगे, effect will nullify, effect would neutralize, it would not exist after the removal of attacking reagent. ठीक है, देखो होता क्या है बेटा, ये है आपके पास there is a double bond. ये क्या दिखाई है मैंने, दो बॉन्ड्स दिखाई हैं, डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ में दो दो वैलेंसीज और होंगी, तो मैंने ओपन छोड़ दिए, कुछ भी अटैच्ड हो उस पे. यहां पे अगर मैंने क्या किया, रिएजेंट एडेड, अटैकिंग रिएजेंट को अगर ऐड किया तो क्या होगा, उस रिएजेंट की वजह से दिस डबल बॉन्ड वुड बी शिफ्टेड टूवर्ड्स वन ऑफ द कार्बन एटम. कोई भी एक कार्बन एटम के टूवर्ड्स वो डबल बॉन्ड शिफ्ट होएगी. डबल बॉन्ड वुड बी शिफ्टेड टूवर्ड्स वन ऑफ द कार्बन एटम, जिसके टूवर्ड्स भी हो बट एक के टूवर्ड्स होएगी, बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर अटैकिंग रिएजेंट, जिसकी वजह से क्या होगा, अब जब डबल बॉन्ड इस पे शिफ्ट हुई तो बेटा इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा और इस पे पॉजिटिव चार्ज एक्वायर हो जाएगा, क्योंकि जहां से बॉन्ड निकलती है उस पे पॉजिटिव चार्ज और जहां पे बॉन्ड जाती है उस पे नेगेटिव चार्ज. सो कैन आई शो इट लाइक दिस, over here a negative charge, over here a positive charge, because of the attacking reagent that is being attached over there. और अगर मैं वही attacking reagent को remove कर देता हूं, मैं कहता हूं reagent removed, तो वो वापसी अपनी ओरिजिनल फॉर्म पे रिट्रेस हो जाएगा, रिट्रैक्ट कर जाएगा, जैसा था ओरिजिनली वैसे का वैसा फिर से वो शो होना स्टार्ट हो जाएगा. दिस इफेक्ट टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ द रिएजेंट दैट यू आर एडिंग. अगर रिएजेंट है तो इफेक्ट है, रिएजेंट हट जाएगा तो इफेक्ट वुड न्यूट्रलाइज. दैट पर्टिकुलर इफेक्ट वी कॉल इट टू बी द इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट. Got it? ठीक है. So it is also of two different types. जैसे बेटा इंडक्टिव में पढ़ा प्लस आई माइनस आई, रेजोनेंस में पढ़ा प्लस आर माइनस आर. इलेक्ट्रोमेरिक भी दो टाइप का होता है, प्लस ई माइनस ई. सो मान लो हमारे पास क्या है ये चीज, एंड आई एम डूइंग दिस पर्टिकुलर effect in the presence of a attacking reagent that is H+. H+ की प्रेजेंस में मैं ये रिएक्शन करवा रहा हूं. So H+ is acting as a attacking reagent over here. So इस positive charge reagent की वजह से this double bond would shift towards one of the carbon atom. अगर बेटा बॉन्ड इस पे शिफ्ट हुई तो इस पे क्या चार्ज आएगा, इधर ध्यान दे ले, इस पे बॉन्ड शिफ्ट होगी तो इस पे क्या चार्ज आएगा, और यहाँ पे तो नेगेटिव चार्ज पे जाके कौन अटैक कर जाएगा, दिस पॉजिटिव चार्ज. क्या बन जाएगा हमारे पास, कुछ ऐसा. कैन वी से इट लाइक दिस. सो दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ इफेक्ट जहां पर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज एक्वायर्ड हो गया, दैट इफेक्ट वी कॉल इट टू बी द प्लस ई इफेक्ट. उस इफेक्ट को आप क्या बोलते हो बेटा, प्लस ई इफेक्ट का नाम देते हो. क्लियर. सिमिलरली अगर हम बात करें एक और एग्जांपल की इसी में ही, if we are doing this particular effect in the presence of OH minus, Cn minus, NH2 minus, Cl minus, Br minus, F minus, I minus, कोई भी, this double bond is being shifted towards this particular atom. इस पे क्या चार्ज आया, यहाँ पे पॉजिटिव पे आके कौन अटैक कर जाएगा, OH minus group. So what would happen over here, OH single bond and a negative charge. Since यहाँ पे negative charge left over रह गया कार्बन एटम पे, that's why this particular type of effect we call it to be the minus E effect.
आपसे वो बोल सकते हैं विच ऑफ द इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट इज टेम्परेरी इन नेचर. सो टेम्परेरी इफेक्ट एक ही है बेटा, दैट इज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट. और तीनों के तीनों इफेक्ट, चाहे वो हाइपर कॉन्जुगेशन हो, चाहे वो रेजोनेंस हो, चाहे वो इंडक्टिव इफेक्ट हो, ऑल थ्री आर परमानेंट इफेक्ट्स. ओनली दिस इज द वन विच इज अ टेम्परेरी इफेक्ट. क्लियर टू बी ऑल? पक्का? जल्दी से नोट डाउन करोगे? हाँ बच्चे, कोई बात नहीं है मगर ये ठीक है. नेक्स्ट और लास्ट इफेक्ट आता है बेटा इसमें, फोर्थ इफेक्ट, दैट इज अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स दैट वी कॉल इट टू बी hyper conjugation. Hyper conjugation is also given the name of no bond resonance. It's given the name of no bond resonance, क्योंकि बेटा यहाँ पर भी रेजोनेंस की तरह ही बॉन्ड शिफ्ट होती है एंड बॉन्ड शिफ्टिंग की वजह से ये इफेक्ट होता है. दैट्स व्हाई द नेम गिवन टू इट इज नो बॉन्ड रेजोनेंस. नाम नो बॉन्ड क्यों दिया है? क्योंकि दो एटम्स के बीच में देयर इज एन अट्रैक्शन बिकॉज ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, बट देयर वुड नॉट बी एनी बॉन्ड प्रेजेंट ओवर टू इट. इसलिए वी गिव इट अ नेम ऑफ द नो बॉन्ड रेजोनेंस. होता किसकी वजह से है? इट टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम. सर ये अल्फा हाइड्रोजन एटम्स क्या होते हैं? एंड दिस पर्टिकुलर इफेक्ट अगेन इज बीइंग यूज्ड फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड. इट असाइंस द स्टेबिलिटी टू द कंपाउंड. अगर किसी कंपाउंड में हाइपर कॉन्जुगेशन जितनी ज्यादा हो रही है वो कंपाउंड उतना ज्यादा स्टेबल होगा. जिस कंपाउंड में हाइपर कॉन्जुगेशन जितनी कम होगी वो कंपाउंड उतना कम स्टेबल होगा. सो लेट्स टेक अ केस ऑफ for example प्रोपीन. ये प्रोपीन है, इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन हम लोगों को शो करनी है that this particular compound is associated with hyper conjugation और hyper conjugating structures दिखाने हैं हमको. ध्यान से देखना, पहली बात तो ये जो डबल बॉन्ड है बेटा, डबल बॉन्ड के अराउंड, डबल बॉन्ड के साथ में जो भी कार्बन एटम्स अटैच्ड होंगे डायरेक्टली, दैट पर्टिकुलर कार्बन एटम्स वी कॉल देम टू बी अल्फा कार्बन. उनको क्या बोलते हो? अल्फा कार्बन. तो यहाँ पे तो मुझे एक ही अल्फा कार्बन दिख रही है. एंड अल्फा कार्बन पे जो भी हाइड्रोजन एटम्स अटैच्ड होते हैं उन हाइड्रोजन्स को क्या बोलते हैं हम? अल्फा हाइड्रोजन. सो ओवर हियर can we say that there are 3 alpha hydrogen atoms? हाँ बेटा बोल. जो डबल बॉन्डेड कार्बन होते हैं उसके साथ में जो कार्बन अटैच्ड होते हैं दे आर गिवन द नेम ऑफ द अल्फा कार्बन. बीटा उसके आगे वाले, मतलब इसके साथ और कोई कार्बन होता तो वो बीटा होता, उसके साथ वाला गामा होता, ऐसे दिया जाता है नाम. हाँ जी बोलो. मतलब जो डायरेक्टली होता है वो अल्फा होता है, अल्फा के साथ में जो कार्बन अटैच्ड होता है वो बीटा होता है. दैट कैन बी 1 2 जो भी होंगे वो डायरेक्टली अटैच्ड वाले सारे के सारे, ये ध्यान रखना है. ठीक है. सो ओवर हियर देयर इज वन अल्फा कार्बन एटम एंड ऑन दैट वन अल्फा कार्बन एटम वी हैव 3 हाइड्रोजन एटम्स. सो शैल आई शो इट लाइक दिस? अच्छे से देखना बेटा क्या होता है यहाँ पे. जितने अल्फा हाइड्रोजन एटम उतने हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर. अगर 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम्स हैं तो 3 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर. 4 अल्फा हाइड्रोजन एटम्स होंगे 4 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर. 10 अल्फा हाइड्रोजन एटम्स होंगे 10 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर. The more the number of alpha hydrogen atoms, the more the number of hyper conjugating structure, and the more the number of hyper conjugating structures, the more would be the stability of that compound. सबसे पहले स्टेप में क्या होगा? दिस डबल बॉन्ड शिफ्ट्स ओवर टू दिस पर्टिकुलर कार्बन एटम.
जिसकी वजह से क्या होगा बेटा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, और इस पे इसके पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए, स्टेबलाइज करने के लिए देयर आर 3 हाइड्रोजन एटम्स विच कैन डू दिस थिंग। 3 हाइड्रोजन एटम्स हैं जो ये काम कर सकते हैं, जो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा वो इसको न्यूट्रलाइज करने का काम कर सकते हैं। अगर मैं कहना चाहूं यहां पे आ गया नेगेटिव, यहां पे आ गया पॉजिटिव, इस पॉजिटिव चार्ज को चलो दिखा देता हूं पहले मैं। क्या हो गया, अभी कोई हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बना रहे हम, ये जनरलाइज स्ट्रक्चर दिखा रहा हूं जो बॉन्ड शिफ्टिंग होने के बाद आपको मिल रहा है, दिस थिंग, ये बोलना चाह रहा हूं मैं आपसे, ठीक है। ये हमको अलग से दिखाना नहीं है, आपको बस बताना था कि हुआ क्या, ये जो बॉन्ड शिफ्ट हुई, इस बॉन्ड शिफ्ट की वजह से नेगेटिव ओवर हियर एंड पॉजिटिव ओवर हियर, गॉट इट। जो इस पे पॉजिटिव चार्ज, जो इस पे पॉजिटिव चार्ज आया बेटा, इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए वी हैव 3 हाइड्रोजन एटम्स, 1 2 3, which would show 3 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी होगी उस कंपाउंड की। बात समझे? अब ध्यान से देखोगे क्या होगा, बिकॉज ऑफ द शिफ्ट ऑफ दिस बॉन्ड, ये हाइड्रोजन अपनी बॉन्ड यहां पे देगा, इस पे जो प्लस चार्ज आना चाहिए था, बॉन्ड यहां पे शिफ्ट हुई, इसका प्लस चार्ज न्यूट्रलाइज, और प्लस चार्ज कहां आ जाएगा, इस हाइड्रोजन एटम पे, सी पे क्यों आएगी। क्या बन गया, H C H, H हैविंग अ प्लस चार्ज, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 पे माइनस चार्ज। ये वाला काम ये हाइड्रोजन भी तो कर सकता था, ये वाला काम ये हाइड्रोजन भी तो कर सकता है, तो हम 2 स्ट्रक्चर्स और बनाएंगे, H C H H, a positive charge over here, double bond CH, single bond CH2 पे minus charge. This thing could have been done by this hydrogen atom as well, so it would be H C H, H पे positive charge, double bond CH, CH2 with a negative charge. Clear? तो आप क्लियरली यहाँ पे चेक कर सकते हो बेटा, अगर आप देखते हो तो क्लियरली इट्स विजिबल टू अस ओवर हियर दैट यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं है कार्बन हाइड्रोजन में, ओवर हियर यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं है कार्बन हाइड्रोजन में, यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं है कार्बन हाइड्रोजन में, दैट्स व्हाई द नेम गिवन टू इट इज नो बॉन्ड रेजोनेंस। काम तो यहाँ पे भी रेजोनेंस के टाइप का ही हुआ, बस फर्क क्या है, 2 एटम्स के बीच में देयर इज नो बॉन्ड, बिकॉज ओवर हियर द सिग्मा बॉन्ड इज बीइंग शिफ्टेड। वहां पे पाई बॉन्ड शिफ्ट हो रही थी रेजोनेंस में, अगर आपने देखा था डबल बॉन्ड को आप शिफ्ट करा रहे थे, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड शिफ्ट हो गई, जिसकी वजह से देयर इज नो चार्ज, नो बॉन्ड बिटवीन द 2 एटम्स, दैट्स व्हाई द नेम गिवन टू इट इज नो बॉन्ड रेजोनेंस। ये भी 1 मार्कर क्वेश्चन में पूछ लेते हैं, which out of the following effect is given the name of no bond resonance, 1 mark question. Clear? समझ में आई बात? और एक एग्जांपल देखते हैं और क्लियरिटी मिलेगी, आप ही करोगे उसको, समझ में आ गई है तो। नेक्स्ट एक और एग्जांपल हम देखने जा रहे हैं, दैट इज फॉर इथाइल कार्बोकेटायन। दैट इज दिस इज इथाइल कार्बोकेटायन। आपको मैंने डबल बॉन्ड वाले केस में तो बता दिया हाउ टू डिसाइड अबाउट द अल्फा हाइड्रोजन एटम्स या अल्फा कार्बन एटम। पॉजिटिव चार्ज वाले केस में कैसे डिसाइड करते हो बेटा, जिस भी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होगा उसके साथ डायरेक्टली अटैच जितने भी कार्बन एटम्स होंगे, ऑल दैट कार्बन एटम्स वुड बी गिवन द नेम ऑफ अल्फा कार्बन्स।
और अल्फा कार्बन्स पे जो भी हाइड्रोजन एटम अटैच्ड होएगा, दैट हाइड्रोजन वी कॉल इट टू बी अल्फा हाइड्रोजन. So over here we have the 3 alpha hydrogen atoms, so we would be getting 3 hyper conjugating structures. जितने अल्फा हाइड्रोजन एटम उतने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर. यहाँ पे 3 है तो 3 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, और ज्यादा होते तो ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनते. समझ गए? क्लियर? जल्दी से अपने आप करने की कोशिश करो इथाइल कार्बोकेटाइन का केस. फास्ट. चलो देखो इथाइल कार्बोकेटाइन का एग्जांपल देखो. यहाँ पे गलत हो गया बेटा, पूरा हो भी नहीं पाएगा. दिक्कत वही है, सब कुछ मत किया करो. जब मैं यहाँ कराता हूँ तो नोट डाउन किया कर, सब समझ में आएगा, कोई बात नहीं. और मैं आप बोलूंगा भी नहीं बेटा, कोई बात नहीं, तू नोट डाउन कर, अच्छे से कर. शायद उसी से कुछ अच्छा हो पाएगा तेरी जिंदगी में, और वैसे नहीं अच्छा हो सकता कुछ. समझने की तो जरूरत ही नहीं है, नोट डाउन करना सबसे जरूरी चीज है. समझ में तो बाद में भी आ जाएगा, क्या हो गया. सो CH2 प्लस वाले कार्बन एटम के साथ जो कार्बन होगा दैट वुड बी अल्फा कार्बन. उस पे 3 हाइड्रोजन एटम्स अटैच्ड है, so that would be involved in the hyperconjugating structure. So this bond would shift over here, जिसकी वजह से इसका पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज होएगा. दैट पॉजिटिव चार्ज वुड कम ओवर दिस पर्टिकुलर हाइड्रोजन. क्या बन जाएगा? H C H, H having a positive charge, double bond CH2. यही सेम काम बेटा ये वाला हाइड्रोजन एटम भी कर सकता है, यही सेम काम ये वाला हाइड्रोजन एटम भी कर सकता है. This thing. And thirdly, these are the 3 hyperconjugating structures that would be there because of 3 alpha hydrogen atoms that are present with us. Got it? Equivalent structure कोई नहीं दिखाते इसमें हम. Got it everyone? जल्दी से कॉपी कर लो. आगे बढ़ते हैं इसी में ही. अब जैसे मैंने बोला था कि जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन एटम्स होंगे उतने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे, और जितने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपाउंड, वो कंपाउंड उतना ज्यादा स्टेबल होगा. तो अब मैं आपको कुछ कंपाउंड्स दिखाने जा रहा हूं जिससे हम स्टेबिलिटी असाइन करेंगे किसी भी कार्बोकेटाइन की या किसी और पर्टिकुलर कंपाउंड की. सो लेट्स से वी आर हैविंग विद फ्यू कंपाउंड्स. We are having with 5 different structures and we need to decide about the stability of these particular compounds, that which would be more stable, which would be less stable on the basis of hyperconjugation. अगर मैं यहाँ चेक करता हूँ बेटा तो डबल बॉन्डेड कार्बन ये रहा, इस डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ में these are अल्फा कार्बन एटम्स, और अल्फा कार्बन एटम्स पे जो हाइड्रोजन एटम्स अटैच्ड होते हैं they are the alpha hydrogen atoms. So can I say over here there are 12 alpha hydrogen atoms? Over here this is the double bonded carbon atom,
this is alpha, this is alpha, this is alpha. So shall I say over here 9 alpha hydrogen atoms? In this particular compound there are 6 alpha hydrogen atoms. Over here there are 3 alpha hydrogen atoms. एंड यहां पे बेटा नो अल्फा हाइड्रोजन एटम, कोई अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है. Because of that particular reason we can say that the most stable out of all is this, having 12 alpha hydrogen atom, meaningly 12 hyperconjugating structures. Over here there we have 9 hyperconjugating structures. Over here 6 hyperconjugating structures. Over here 3 hyperconjugating structures, and at the last would be no hyperconjugating structure. बोलो बेटा, आ गई बात समझ? क्लियर? हम लोगों ने लास्ट क्लास में ही एक और बात करी थी, दैट इज कार्बोकेटायंस की स्टेबिलिटी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, वो भी इससे बेटा डिसाइड होती है. ये देखो, एक रीजन मैंने वहां पे आपको बताया था इंडक्टिव इफेक्ट वाला रीजन. सेकंड रीजन ये होता है, दोनों रीजंस आपको मेंशन करने होते हैं जब भी आपसे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन की वो डिस्कशन करते हैं, पेपर में आता है अगर क्वेश्चन. सी कार्बोकेटायन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री तीनों बना रहा हूं मैं. These are the 3 carbocations. This is a 3 degree carbocation. This is a 2 degree carbocation, and this is 1 degree carbocation. अगर मैं 3 डिग्री कार्बोकेटायन के केस में देखूं तो ओवर हियर दिस इज अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन. दिस इज अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन. ओवर हियर दिस इज अल्फा कार्बन. सो इफ आई सी ओवरऑल 9 अल्फा हाइड्रोजन एटम्स, मतलब 9 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स. ओवर हियर 3 alpha hydrogen atoms, meaningly 3 hyper conjugating structure, sorry 6 hyper conjugating structures. Over here 3 alpha hydrogen atoms, so 3 hyper conjugating structures. So on the basis of that, the most stable out of all would be this, then it would be this, and at the last it would be 1 degree where there are 3 alpha hydrogen atoms only. Note it down fast. चलो देखो इधर पेज नंबर 88, क्वेश्चन नंबर 1. कह रहे हैं दैट यूजिंग कर्व्ड एरो नोटेशन शो द फॉर्मेशन ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट्स व्हेन द फॉलोइंग कोवेलेंट बॉन्ड्स अंडरगोज हेट्रोलिटिक क्लीवेज. लास्ट क्लास में हम लोगों ने होमोलिटिक एंड हेट्रोलिटिक क्लीवेज पढ़ी थी, जिससे 3 डिफरेंट रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स बनते थे, फ्री रेडिकल्स, कार्बोकेटायन एंड कार्बो एनायंस, हेट्रोलिटिक से. सो फर्स्ट कह रहे हैं CH3 SCH3 सल्फर. CH3 और CS में, कार्बन और सल्फर में, सल्फर इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो दिस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन गोज टू सल्फर एटम, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, CH3 would be getting a plus charge and SCH3 would be getting a negative charge. Second, CH3 CN, कार्बन और CN में से बेटा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है CN, तो दिस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन गोज टू CN, बिकॉज ऑफ विच देयर इज CH3 प्लस एंड CN.
then it's CH3Cu. कार्बन और कॉपर में से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इज कार्बन, जिसकी वजह से इट वुड बी गिविंग अस CH3 माइनस एंड Cu प्लस. सो द रिएक्शन इंटरमीडिएट्स आर दिस, दिस एंड दिस. फर्स्ट टू में कार्बोकेटायन बन रहा है एंड थर्ड वन इट इज अ कार्बो एनायन. गॉट इट. आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं गिव प्रॉपर जस्टिफिकेशन कैटेगराइजिंग द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स और आयंस एज न्यूक्लियोफाइल्स और इलेक्ट्रोफाइल्स. न्यूक्लियोफाइल्स होते थे न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज, मतलब पॉजिटिव चार्ज लविंग स्पीशीज, मीनिंगली उन पे खुद पे नेगेटिव चार्ज होएगा, या अगर वो न्यूट्रल होंगे तो दे वुड बी हैविंग विद अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो मुझे फर्स्ट वन नेगेटिव दिख रहा है बिल्कुल, तो न्यूक्लियोफाइल है. सेकंड नहीं है. थर्ड वन अगेन नेगेटिव दिख रहा है, न्यूक्लियोफाइल है. फोर्थ वन हैविंग अ लोन पेयर, अगेन न्यूक्लियोफाइल है. फिफ्थ नहीं है, सिक्स्थ नहीं है, सेवेंथ नेगेटिव चार्ज भी है और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है, न्यूक्लियोफाइल है. अब इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते थे? इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन, फाइल्स मीन्स लविंग ग्रुप. जो भी नेगेटिव चार्ज लविंग ग्रुप्स होते हैं उनको बोलते हो इलेक्ट्रोफाइल्स. सो दे either would be having with the positive charge on them or they would be neutral with the electron deficient species, जैसे BF3, जैसे BeCl2, जिसमें बोरोन और बेरिलियम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता. So BF3 is an example of it. Yes. Next, Cl plus is an example of it. Yes. Third one having a positive charge, yes, and last one having a positive charge, yes. So the ones which are having positive charge are electrophiles and the ones which are having negative charge are nucleophiles. Got it? Clear? So with this from my side the chapter is being done full-fledged. The chapter is being finished. Last chapter, that